नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देंगे राजघाट पर श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रम। हजारीबाग में से झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट। जनजातीय समुदाय से होगा संवाद। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी नेताओं की फौज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जुलाना और खेड़ा में करेंगी रैली। मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में करेंगे प्रचार। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी हमले के बाद इजरायली के पीएम नेतन्याहू की चुनौती। ईरान को चुकानी होगी कीमत। इजरायल के समर्थन में आया अमेरिका, तो वहीं यूएनएससी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। इजरायल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बेवजह यात्रा से बचने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का 155वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 155वीं गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरे देश में स्वच्छता के जन आंदोलन की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन के महाअभियान को 10 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज सिस्टम को बढ़ाना है। 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित हैं। गोवर्धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं भी शामिल हैं। कितनी बड़ी सेवा इस स्वच्छता की वजह से हुई है। हर घर टॉयलेट बना। गांव में पहले टॉयलेट को एक गंदी चीज मानकर उसमें घर में बनाने के घर के पास बनाने से लोग झिझक रहे थे। धीरे धीरे जागृति आई, लोग ये टॉयलेट बनाना शुरू किया। सरकार ने पहले ही 5 साल में करीब 32,000 करोड़ से ज़्यादा रकम आवंटित की। वो दिखाता है कि सरकार का इरादा कितना मजबूत था। वहीं 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का भी समापन होगा। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम के साथ तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोगों की जनभागीदारी से 25 लाख से अधिक कार्यक्रम अब तक पूरे किए गए हैं। लगभग 6.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का परिवर्तन हासिल किया गया है। 1,38,000 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए गए।
लगभग 38 लाख से अधिक सफाई मित्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 45 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। कि सफाई में सिर्फ टॉयलेट नहीं, मगर ये टॉयलेट की वजह से 60 करोड़ लोगों ने शौच क्रिया के लिए बाहर जाने की आदत बदल के घर के टॉयलेट में जाने की शुरुआत कर ली। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सफाई की बात लेकर आगे चले, जो महात्मा गांधी जी की कल्पना थी उसको साकार करने की चेष्टा की, पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया। एक जन आंदोलन बन गया। जन भागीदारी के साथ जो जन आंदोलन बना उसके अच्छे परिणाम आए। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रदर्शित करेगा। यही स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण के लिए भी मंच तैयार करेगा। इसमें स्थानीय सरकारी निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामुदायिक नेताओं की राष्ट्रव्यापी भागीदारी भी शामिल होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संपूर्ण स्वच्छता की भावना भारत के हर कोने तक पहुंचे। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के प्रेरणादायी 10 वर्ष पूरे होने पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दो अक्टूबर 2014 ये वो दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। जब उन्होंने इस अनूठे अभियान की शुरुआत की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये केवल सफाई ही नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाएगा। बीते एक दशक में इस अभियान ने हर घर, हर दिल में एक साफ सुथरे भारत के सपने को मजबूत किया है। इस अभियान ने हमारे सामाजिक जीवन के विमर्श को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे 12 करोड़ से भी अधिक शौचालय निर्माण से ग्रामीण भारत को 100% खुले में शौच से मुक्त कराने का विषय हो, या हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं की रक्षा, चाहे हर साल 1.8 लाख डायरिया के मामलों की रोकथाम हो, या स्वच्छता संबंधी बीमारियों से 3 लाख लोगों की जान बचाने का मुद्दा, चाहे ओडीएफ गांवों में परिवारों को चिकित्सा व्यय पर कम से कम 50,000 रुपए की बचत हो, या महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, चाहे लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करना हो, या स्वच्छता के क्षेत्र में 75 लाख से भी अधिक नौकरियों का सृजन। स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे विश्व के सामने भारत की एक नई छवि को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान ने देशवासियों के दिलों को छुआ है। इस अभियान ने लोगों को इस भावना के लिए प्रेरित किया है कि सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। इसकी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुणे के एक रिटायर्ड शिक्षक चंद्रकांत कुलकर्णी ने हर महीने मिलने वाले 16,000 रुपए की पेंशन में 5,000 रुपए स्वच्छ भारत कोष में दान करने का फैसला किया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर जिले की रहने वाली लाडली बेटी मुनिंद्रा चैटर्जी ने स्कूली दिनों में ही अपने गुल्लक में पैसे जमा कर 10 शौचालय बना डाले, ताकि आसपास के गांव में रहने वाली लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे। इसी तरह राजस्थान के विष्णु भारतेश विदेश में अपनी नौकरी त्याग बीते 9 वर्षों से देश के कोने कोने में घूमकर स्वच्छता के संदेशों को मजबूती दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से स्वच्छता वाले भैया कहकर पुकारते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक परिवार ने पीएम मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर अपनी बेटी को स्वच्छता नाम दे दिया, और महाराष्ट्र के ही महाड में ममता मेहता ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की खातिर अपनी टीचर की नौकरी तक छोड़ दी, और आज उनके प्रयास में शहर के 40% आबादी की भागीदारी है। वहीं 2019 के कुंभ मेले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 10,000 सफाई कर्मियों की मदद से एक साथ कई स्थानों पर सफाई कर
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती कृतज्ञ राष्ट्र मना रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। और इस मौके पर स्वच्छता को मानव और समाज के विकास का आधार मानने वाले महात्मा गांधी ताउम्र स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाते रहे। गांधी जी ने कहा था कि मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। ये महात्मा गांधी का वो विचार है जिससे उनके जीवन में स्वच्छता का महत्व साबित होता है। महात्मा गांधी ने हमेशा ही स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना देखा था। गांधी जी स्वच्छता को जीवन चरित्र का हिस्सा मानते थे। आइए जानते हैं स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी के विचारों को। स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति के बराबर है। महात्मा गांधी ने अपने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक नई राह दिखाई। महात्मा गांधी स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी मानते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह थी कि वे हमेशा ही राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में स्वच्छता को ज्यादा महत्व देते थे। गांधी जी के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन की कहावत में गहरा दार्शनिक संदेश छिपा हुआ था। वे स्वच्छता को स्वतंत्रता के राजनीतिक आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम की सूची में शामिल करते हुए उसे स्वाधीनता के अनिवार्य कदम का दर्जा दिया। गांधी जी स्वच्छता की कमी को हिंसक कृत्य के समान मानते थे। इसी वजह से वे सामाजिक राजनीतिक दोनों ही तरह की स्वतंत्रता के मार्ग में स्वच्छता और अहिंसा को सहयात्री की तरह मानते थे। महात्मा गांधी गांवों में लोगों को अज्ञानता और लापरवाही की वजह से गंदगी भरे माहौल में रहते देखकर हमेशा व्यथित हो जाते थे। 1917 में बापू ने कहा था कि जब तक हम अपने गांवों और शहरों की स्थितियों को नहीं बदलते, अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई मायने नहीं है। गांधी जी जितना महत्व बाहरी साफ सफाई को देते थे, उतना ही आंतरिक स्वच्छता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि आंतरिक और बाहरी साफ सफाई और स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के साधन हैं। मैले शरीर और उस पर अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता। गांधी जी का मत था कि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। महात्मा गांधी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सफाई को शामिल करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कोई भी स्कूल सही मायने में तभी आदर्श हो सकता है जब वहां बच्चों को किताबी पढ़ाई के साथ ही सफाई का काम भी सिखाया जाता हो। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। गांधी जी का मानना था कि जब तक लोग खुद अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, तब तक कोई गांव या शहर साफ नहीं हो सकता। गांधी जी का जोर इस बात पर भी था कि राष्ट्र और समाज को भी साफ रखने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सत्य और अहिंसा को लेकर जीवन भर प्रतिबद्ध रहे महात्मा गांधी ने इसे जीवन में अपनाकर और इस्तेमाल कर न केवल मानवता और दुनिया को एक नई राह दिखाई, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरागत सोच को बदलने पर मजबूर भी कर दिया। अहिंसा के विचारों को अपनाकर गांधी जी ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की, बल्कि सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा की ताकत से दुनिया को रूबरू भी कराया।
अनादिकाल से ही विश्व में अहिंसा की एक गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी देन रही है वह है अहिंसा और तकनीक। गांधी से पहले अहिंसा शुद्ध तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में थी। गांधी ने उसे लोकोपयोगी समाज के हित में एक व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। गांधी ने कहा भी कि मेरे लिए अहिंसा एक शाश्वत सिद्धांत है। गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग कर इसे एक राजनीतिक विचार बना दिया। गांधी ने अहिंसा का राजनीति में प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया। उन्होंने ट्रांसवाल में एशिया वासियों के प्रति रंग भेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया और वहां के शासकों को काला कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह अहिंसक अस्त्र लेकर भारत की मजबूर और जंजीरों में जकड़ी जनता को मुक्ति दिलाने के लिए राजनीति में कूद पड़े और 30 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने इसी अहिंसा नामक अस्त्र से ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। गांधी जी ने अहिंसा को सत्य को पाने का साधन माना। उनके अनुसार लगातार अहिंसा का पालन करने का मतलब अंत में सत्य को प्राप्त करना है, लेकिन हिंसा के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मुताबिक अहिंसा का अर्थ है प्रेम, त्याग। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। गांधी जी के अहिंसक तरीके की एकमात्र शर्त थी सतत अभ्यास, जिससे इस तरीके को हर दिन और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। दरअसल हिंसा के द्वारा प्राप्त स्वराज्य उन्हें स्वीकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि लाखों की जान मारकर हिंसात्मक तरीकों से भारत के लिए स्वराज्य पाने की संभावना में मैं विश्वास नहीं करता। यंग इंडिया में अहिंसा की अपनी नीति पर अड़िग रहते हुए गांधी जी ने लिखा कि अहिंसा को त्याग कर मैं अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करूंगा और अहिंसा से मेरा संबंध इतना गहरा है कि इससे अलग होने की स्थिति में मैं आत्महत्या कर लेना अधिक पसंद करूंगा। गांधी की अहिंसा की पहली परीक्षा 1919 में हुई, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई थीं। उस नरसंहार ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। देश की मनोदशा को पढ़ते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जो 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन की सफलता ने ब्रिटिश राज तक कड़ा संदेश पहुंचा दिया कि अहिंसक भीड़ पर हमला करना सरकार को भारी पड़ सकता है। यही नहीं, अंग्रेजी सरकार के दमन का सबसे कड़ा जवाब गांधी ने इसी अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर नमक कानून को तोड़ कर दिया। अंग्रेजों ने दांडी यात्रा का दमन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी ने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2 अक्टूबर का दिन कई मायनों में खास है, क्योंकि आज एक और महान विभूति को पूरा कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो नमन कर रहा है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। शास्त्री जी का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। देखिए डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। सादगी और सरलता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। आज संपूर्ण देश इनकी जन्म जयंती मना रहा है। इन्हीं गुदड़ी के लाल के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्थित रामनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री
केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने ही उनका लालन पालन पोषण किया। इनका संपूर्ण जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था, चाहे वो बचपन का दौर रहा हो या फिर देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया गया संघर्ष। शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर किताबें बांधकर गंगा तैर के जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव लेने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उनके ही नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी मात दी थी। देश को जय जवान जय किसान के जोश से भर देने वाला उनका नारा आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। जय जवान जय किसान। विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रभक्तों और शहीदों के बारे में पढ़ते हुए शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम के विषय में विस्तार से जाना। उन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की घटना के पश्चात छात्र आंदोलन ने गति पकड़ी और शास्त्री जी इसका हिस्सा बन गए। शास्त्री जी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान किया और इस समय इनकी आयु मात्र 16 थी। 1927 में शास्त्री जी की शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। शास्त्री जी की ही तरह ललिता देवी का भी जीवन बेहद सादगी से भरा रहा। उन्होंने शास्त्री जी के साथ हर काम में उनका पूर्ण निष्ठा के साथ जीवन पर्यंत सहयोग किया। भारत की आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो शास्त्री जी को गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वो गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। साल 1951 में वो नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला, जिसमें रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। शास्त्री जी ने ही अमूल दूध सहकारी समिति और राष्ट्रीय डेयरी विकास का निर्माण करके श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा था। इस समस्या का समाधान हरित क्रांति के माध्यम से किया गया। नतीजन भारत खाद्यान्न निर्यात करने वाले देशों में शुमार हो गया। की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमेशा शांति एवं संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के संबंध में ताशकंद तत्कालीन सोवियत संघ में सोवियत राष्ट्रपति की मध्यस्थता से भारत तथा पाकिस्तान में सुलह हुई, जिसके तहत 10 जनवरी 1966 पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ युद्ध को समाप्त करने हेतु ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। शास्त्री जी ने कई वर्षों तक अपनी निस्वार्थ सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं करुणा जैसे गुणों के चलते जनता के बीच अपनी अलग ही पहचान बनाई। विनम्र, दृढ़ इच्छा शक्ति, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति के धनी शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे शख्स बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। इन्होंने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को विश्व पटल पर एक अलग ही पहचान दिलवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। जमीनी स्तर पर विकास कार्य करने वाले लोगों का जब सम्मान होता है तो उनका मनोबल और बढ़ जाता है। देखते हैं खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का हल करने के लिए फीडबैक लेते रहते हैं। सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी करते हैं। बीते 15 अगस्त को चंपारण की मुखिया सुनीता देवी को अतिथि के रूप में दिल्ली बुलाकर पीएम ने सम्मानित किया था। अब इस बार बापू के स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए मोतिहारी नगर निगम के जनप्रतिनिधि को सम्मानित करने के लिए पीएम ने बुलावा भेजा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को बापू की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण के डिप्टी मेयर डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता को पीएम मोदी स्वयं अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। सभी जानते हैं कि स्वच्छता अभियान है पूज्य बापू के बाद अगर देश में किसी ने शुरू किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और इसी अभियान में 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस मनाया जा रहा है। बिहार से 6 सदस्यीय डेलीगेट इस कार्यक्रम में है। आप सभी के सहयोग से इस डेलीगेट में मुझे भी रहने का अवसर मिल रहा है। पीएम मोदी के हाथों सम्मानित होने वाले और आगे बढ़ते हैं और सीधी तस्वीरें ये बापू के समाधि स्थल राजघाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, आज 2 अक्टूबर का दिन है जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। देश के कई दिग्गज नेता इस समय राजघाट पर जाकर बापू को फूल अर्पण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई दिग्गज नेता राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे। और आज पूरा देश गांधी जयंती के मौके पर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उन्हें याद कर रहा है। नेताओं से लेकर आम लोग दोनों नेताओं को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस समय देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें राजघाट से। संपूर्ण विश्व को शांति का मार्ग दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें विनम्र प्रणाम कर रहा है।
एक बहाई प्रार्थना एकता के लिए। एक कर दे हृदय अपने सेवकों की प्रभु, एक कर दे हृदय अपने सेवकों की हे प्रभु। दृढ़ रही तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले। एक कर दे हृदय अपने सेवकों की हे प्रभु। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहें तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्त स्नेह का, है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। एक कर दे हृदय अपने सेवकों की हे प्रभु। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें, जहां बापू के समाधि स्थल राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन यहां किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हजारीबाग पहुंचेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी हजारीबाग से देश की जनता के लिए कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। परिवर्तन यात्रा का समापन समावेश में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजिट है। साथों साथ प्रधानमंत्री जी झारखंड का आदिवासियों नेता से भी मुलाकात करेगा। छात्राओं का एक डेलीगेशन से भी वो मिलेगा। जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के
25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा वो PM जनमन के तहत कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी अनावरण करेंगे, जिसमें लगभग 3000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन, 500 देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर पहुंच चुके हैं। यहां वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान के नारे का उद्घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सूरज मंगर सोम भृगु सुत, सूरज मंगर सोम भृगु सुत, बुधरु गुरु बलदायक तेरो, सूरज मंगर सोम भृगु सुत, बुधरु गुरु बलदायक तेरो, राहु केतु की नाहि गम्यता, राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होत मुझे रो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर। आप देख रहे थे नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल विजय घाट से ये सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। यहां जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने एक तरफ जहां दिग्गजों की फौज को मैदान में उतार दिया है, बीजेपी की तरफ से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा में रोड शो करने वाले हैं। उनके साथ सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी जोलाना और खेड़ा में रैली करेंगी। जोलाना से विनेश फोगाट चुनावी अखाड़े में उतरी हैं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया मोर्चा संभालेंगे।
हरियाणा में इस बार सभी बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जेजेपी, बीएसपी, आईएनएलडी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। बढ़ते आगे, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में लोगों को अधिक जानकारी मिले, जिससे वे प्रेरणा लेकर समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सब काम कर सके। सेवा पखवाड़ा में एक संगोष्ठी रखी गई और उसका जो शीर्षक है वो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यालय के प्रभारी अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी, आप इस संगोष्ठी में आए चूंकि सदस्यता अभियान भी चल रहा है, काशी में है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और अपने जो आपके सबसे बड़े नेता हैं उनके क्षेत्र में क्या आपने रखा अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ? प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, जिससे उसे प्रेरणा लेकर के समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए सब काम कर सके। यह पुस्तक जो आर बालासुब्रमण्यम की है, उसमें जो बात बताई गई है प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके निर्णय के बारे में, उनकी दूरदर्शिता के बारे में, उन किताब में जो लिखे उन विषयों की हमने चर्चा की और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और समाज के लिए बहुत आवश्यक भी है कि जब ऐसा नेता, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर वो विकास कार्य कर रहे हैं, विरासत विकास की बात करते हैं और सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिससे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो क्या आप लोग इसको भी लेकर चल रहे हैं देश में, चूंकि आप बता रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिंगिंग बैक गॉड यह अभियान चला कि देश से चोरी हुई मूर्तियां जो हैं उनको विदेशों से ले आया जाए और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 640 मूर्तियां आज विदेशों से आ चुकी हैं। पहले यूपीए के समय में केवल 13 ही मूर्तियां आई थी देश की आजादी के बाद। और तो और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर जाइए तो आप मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति देखेंगे वो अभी विदेश से, वहाँ जो चोरी हुई, विदेश में चोरी हुई थी, यह मोदी जी के द्वारा यह मूर्ति आई और यहाँ पर स्थापित है। प्रधानमंत्री जी किस तरह से विरासत को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वोकल फॉर लोकल हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ के उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सारी बातें महामंत्री जी ने लोगों को बताई हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो निश्चित रूप से आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा सेवा पखवाड़ा के साथ। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बारीकी से समन्वय करने और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त में हुई कीव यात्रा का जिक्र करते हुए यूक्रेन के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति के महत्व को दोहराया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पहल पर सहयोग बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की गई है। ब्लिंकन से हुई मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खुशी भी जाहिर की है। और ईरान ने कल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले के बाद यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। साथ ही धमकी दी गई कि इजराइल ने जवाबी हमला किया तो मिसाइलें और दागी जाएंगी। बेहद ताकतवर माने जाने वाली ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ये हमले हमास के नेता इस्माइल हनिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के साथ साथ लेबनान के लोगों और फिलिस्तीनियों की मौत के जवाब में किए गए हैं।
और ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायली कैबिनेट की बैठक को शुरू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात को ईरान नहीं समझता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब वो ये समझ जाएंगे, हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे, जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। इधर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय रूप से इजराइल की सुरक्षा में मदद की है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि जिस तरह से ईरानी मिसाइलों को गिराने में अमेरिका ने इजराइल की मदद की है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली ताकत बताया। हैरिस ने यह भी कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में से इस हमले को रियल टाइम में देखा है। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय दूतावास ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी है। तेल अवीव में मौजूदा स्थिति को देखते हुए नागरिकों से देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का भी आग्रह किया गया है। दूतावास ने आपात स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इन नंबरों पर वे किसी भी समय फोन कर मदद मांग सकते हैं। भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क में भी है। और इस हमले के बाद यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनका देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ईरान द्वारा किए गए हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही यूके प्रधानमंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जॉर्डन के राजा राष्ट्रपति मैक्रोन, चांसलर स्कॉल्स, लेबनान के प्रधानमंत्री मैकार्थी, राष्ट्रपति अब्बास सहित अन्य नेताओं से बात की है। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले के बाद सैकड़ों की संख्या में ईरानी जश्न मनाने के लिए तेहरान की सड़कों पर उतर आए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमला हाल ही में इजराइल द्वारा कई मुस्लिम नेताओं की हत्या और लेबनान और गजा में इजरायली आक्रामकता के प्रतिशोध में किया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उनके सुरक्षा बलों ने पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उनकी 90% मिसाइलों ने इजराइल में अपना लक्ष्य को पूरा किया है। इसके साथ ही इस हमले के बाद इराक की राजधानी बगदाद और दक्षिणी शहर बसरा में इराकियों ने देर रात जश्न मनाया। बगदाद में लिबरेशन स्क्वायर में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता स्मारक के चारों ओर हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और फिलिस्तीनी और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए गए। बसरा में मोबिलाइजेशन फोर्स के सदस्यों ने जश्न मनाते हुए अपने हथियार लहराते हुए पारंपरिक नृत्य किए। और सीधा रुख करते हैं बापू की समाधि स्थल राजघाट का, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतवासं चक्रवटी महिडियो संति संति करे लोए पतो गई मणोत्तरं। भारतवर्ष सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। कुछ काम करो ऐसे दुनिया तुम्हें याद करे,
ने बहाए कोई आंसू, न कभी फरियाद करे। सुकृत करणी करके तुम नाम अमर कर लो, कुछ कर्म भले कर लो। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण, उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। ओम शांति 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 ओम। Prayer from Judaism, Le Shana Toba Tikateu, Adon Olam Asher Malak, Beterem Kol Ezir Nebarab, Leet Nahasab, Keheb Sokol, Azai Melek, Shemo Nikra, Ve Ahare Kiklot Hakol, Lebado Imlo Kanorab, Vehu Hayab, Vehu Hove, Vehu Iyayeb, Betif Arab, Vehu Ekad, Ve'en Sheni, Leham Shilo, Lehat Bira, Beli Reshit, Beli Taklit, Velo Haoz, Veha Misra, Beli Erek, Beli Dimyon, Beli Shino, Vehat Mura, Beli Hibur, Beli Perur, Gedol Koab, Vehagbura, Vehu Eli, Vehai Goali, Vesur Hebli, Veyo Masara, Vehu Nisi, Umanosli, Menakosi, Veyom Ekra, Beyat. महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। आइए अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में ईरान के इजराइल पर किए गए हमले के बारे में मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।